दोस्तों बीते कुछ दशकों से बढ़ती रीजनल कनेक्टिविटी और एकाएक देशों के बीच साइन होते ट्रेड एग्रीमेंट्स ने पूरी दुनिया को एक ओपन एंड इंटरलिंक्ड मार्केट में तब्दील कर दिया है। यही कारण है कि जो यूरोपियन देश कभी अपनी टेक्सटाइल नीड्स के लिए मैनचेस्टर जैसी कुछ लिमिटेड रीजनल सिटीज पर डिपेंड किया करती थी, वो आज बड़ी आसानी से इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे राइजिंग प्लेयर से कई गुना सस्ते दामों पर कपड़ा इंपोर्ट कर रही हैं। ग्लोबल मार्केट के इस तरह वाइड ओपन होने का सबसे बड़ा असर इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री पर पड़ा है, क्योंकि इसे गुड्स एंड कमोडिटीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का सबसे चीपेस्ट ऑप्शन माना जाता है। और यही वजह है कि आज हमारे इर्द गिर्द मौजूद ज्यादातर समुद्री रास्ते हैवी ट्रैफिक का शिकार होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एशिया में मैरीटाइम ट्रेड की लाइफलाइन माने जाने वाली स्टेट ऑफ मलक्का ने साल 2023 में 89,000 से ज्यादा वेसल्स को शिपिंग पैसेज प्रोवाइड किया था, जो प्रीवियस ईयर के मुकाबले 7.9% ज्यादा था। सिमिलरली मिडिल ईस्ट के गेटवे टू द वर्ल्ड माने जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसी तरह हैवी ट्रैफिक को फेस कर रहा है। और ऐसा ही कुछ हाल रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने वाले सुएज कनाल और नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाले इंग्लिश चैनल जैसी अनेक वाटर बॉडीज का भी है। इनमें ज्यादातर वाटर बॉडीज एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट वे होने के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से एक क्रूशियल चोक पॉइंट भी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज एशिया में कोई भी पावर स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करती है या किसी तरह उसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है, तो ऐसा करने से वो न सिर्फ वर्ल्ड के 60% मैरीटाइम ट्रेड को डिसरप्ट कर सकेगी, बल्कि साथ ही ऐसा करने से जापान और चाइना जैसे देशों में सप्लाई होने वाले क्रूड ऑयल का कंट्रोल भी उनके हाथों में चला जाएगा। यही आज दुनिया में मौजूद कई वाटरवेज या वाटर पैसेजेस ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड को मुमकिन बनाने के साथ साथ कंट्रीज के बीच जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को बैलेंस आउट करने का भी काम कर रहे हैं। और ऐसा ही एक कंट्रोवर्शियल वाटरवे है बेन गुरियन कनाल, जिसे इजराइल द्वारा डेवलप किया जा रहा है और जिसे इजराइल द्वारा गाजा में किए जा रहे अटैक्स का एक बड़ा कारण भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल बीते 10 महीनों में गाजा पर सैकड़ों हमले कर चुका है, जिसके चलते यहाँ की 90% पॉपुलेशन अपरूट हो चुकी है और अब ये जगह एक बैरन लैंड यानी बंजर भूमि की तरह नजर आने लगी है। वैसे तो इजरायली सरकार इन हमलों को टेरर आउटफिट हमास के खिलाफ अपने काउंटर एक्शन का अटैक दे रहा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने लंबे समय से और इतने वास्ट लेवल पर किए जा रहे इन अटैक्स के पीछे इजराइल का असली मकसद गाजा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में करना है, क्योंकि यहीं से वो आने वाले समय में अपने सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी बेन गुरियन कनाल को निकालने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली फोर्सेस द्वारा किए जा रहे काउंटर ऑपरेशन की वजह क्या सच में बेन गुरियन कनाल का डेवलपमेंट है? अगर हाँ, तो कैसे और किस तरह ये कंट्रोवर्शियल कनाल इजराइल के लिए गेम चेंजर साबित होगी, जिसके जरिए वो स्विस कनाल की मोनोपोली को ब्रेक करना चाहता है? और क्या सच में बेन गुरियन कनाल गाजा और गाजा के लोगों का फेट डिसाइड करेगी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। द बेन गुरियन कनाल। दोस्तों, करेंटली यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे को हम स्विस कनाल के नाम से जानते हैं, जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है और जिसके सहारे दुनिया का 10% ट्रेड किया जाता है। करंट कॉन्टेक्स्ट में स्विस कनाल कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर स्विस कनाल एग्जिस्ट ना करे तो एक शिपिंग वेसल को एशिया से यूरोप पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर से ज्यादा की एडिशनल जर्नी तय करनी होगी, जो उनके ट्रैवल टाइम को 9 दिन बढ़ा देगा और जिसके इम्पैक्ट कार्गो की शिपिंग कॉस्ट पर भी देखे जाएंगे। इसमें इसराइल की समस्या ये है कि इस रूट की प्रॉक्सिमिटी इजिप्ट से काफी क्लोज है और इस रूट पर इजिप्शियन कंट्रोल वाले कई पोर्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि स्विस कनाल की नॉर्दर्न टिप पर मौजूद पोर्ट सईद या सदर्न टिप पर मौजूद पोर्ट तौफिक एक्सेट्रा। और वैसे तो ये कनाल इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड का एक वेल नोन रूट है और इसके साथ कई स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट जुड़े हैं, लेकिन ऑफिशियली इस कनाल को कंट्रोल और मैनेज करने का काम स्विस कनाल अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, जो एक इजिप्शियन गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड एजेंसी है। ये एजेंसी बीते कई दशकों से इस कनाल को लुक ओवर करने का काम कर रही है, जिसने इनडायरेक्टली इस पैसेज का कंट्रोल इजिप्ट के हाथों में सौंप दिया है। स्विस कनाल पर इजिप्शियन अथॉरिटीज का ये कंट्रोल कुछ केसेस में एक किस्म की मोनोपोली में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद टोल्स या चेक पॉइंट से इजिप्ट पास होने वाले वेसल्स के मूवमेंट्स को इजीली मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। वैसे तो 1979 में साइन हुए इजराइल इजिप्ट एग्रीमेंट के बाद से इन दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट के कोई 1-2 माइनर इंसिडेंट्स ही हमें देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी स्विस कनाल जैसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज पर एस्टैब्लिश्ड ये इजिप्शियन मोनोपोली कई दशकों से इजरायली सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और इसीलिए वो स्विस कनाल के एक ऑल्टरनेटिव रूट को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, जिसे बेन गुरियन कनाल का नाम दिया गया है। दोस्तों, बेन गुरियन कनाल का नाम इजराइल के फाउंडिंग फादर में से एक डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ओरिजिनली इस आइडिया को 1960s में प्रपोज किया था।
उनका आइडिया था रेड सी के ईस्टर्न आर्म, जिसे गल्फ ऑफ अकाबा भी कहा जाता है, उससे होते हुए एक ऐसे कनाल को बिल्ड करना जो इजराइल कंट्रोल नेगेव डेजर्ट के रास्ते सीधा मेडिटेरेनियन सी को जाए। लेकिन असल में बेन गुरियन कनाल को बिल्ड करने के आइडिया को 1960s में नहीं बल्कि मिड 1800 से ही ट्रैक किया जा सकता है, जब ब्रिटिशर्स ने रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को बाय डेड सी कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था। दरअसल ईयर 1855 में विलियम एलन नाम के एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर ने सबसे पहले एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने वाले एक मैन मेड शिपिंग रूट को कंस्ट्रक्ट करने का प्लान सजेस्ट किया था, और ये वही वक्त था जब स्विस कनाल को बिल्ड करने पर भी बड़े जोरों शोरों से डिस्कशन चल रहे थे। लेकिन विलियम एलन का मानना था कि स्विस कनाल को कंस्ट्रक्ट करने के मुकाबले रीजन में मौजूद डेड सी को रेड सी और मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करना ज्यादा आसान और चीपर होगा, और स्विस कनाल को डेवलप करने के मुकाबले इस काम को बेहद कम समय में पूरा किया जा सकेगा। हालांकि उस वक्त एलन के इस आइडिया को मंजूरी नहीं मिली, और इसके ठीक 4 साल बाद यानी 1859 में स्विस कनाल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, जिसके चलते ये प्लान कई सालों के लिए इतिहास के पन्नों में खो गया। इसी दौरान कई दफा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रूमर्स और अपडेट सामने आए, लेकिन सन 1994 को छोड़कर कभी भी इजरायली सरकार ने इसे लेकर पब्लिक डोमेन में ईगरनेस शो नहीं की। फाइनली साल 2021 में बेन गुरियन कनाल का नाम फिर एक बार सुर्खियों में आया, और इस बार इजराइल ने ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को अपने प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन के नाम पर लॉन्च करते हुए ये कहा कि वो स्विस कनाल से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए रीजन में एक नए वाटरवे को डेवलप करने का प्लान कर रही है, जो जल्द ही स्विस कनाल की मोनोपोली को ब्रेक करने का काम करेगी। और दोस्तों, इजराइल की इस अनाउंसमेंट को इजिप्शियन अथॉरिटीज द्वारा पॉजिटिवली नहीं लिया गया, और दरअसल जियोपॉलिटिकली एक क्रिटिकल चोक पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट होने के साथ साथ स्विस कनाल इजिप्ट के लिए रेवेन्यू जनरेशन का मेजर सोर्स भी है, और एक एस्टिमेट के मुताबिक स्विस कनाल इजिप्शियन गवर्नमेंट के लिए एनुअली $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है, और रीजन में किसी दूसरे रूट के आने से इसका सीधा असर इजिप्ट के इस रेवेन्यू सोर्स पर पड़ेगा। दूसरी तरफ एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर इजराइल टाइम से बेन गुरियन कनाल को बिल्ड करने में कामयाब रहा तो उससे उसकी इकोनॉमी में एनुअली $6 बिलियन बूस्ट होंगे, और उससे रीजन से जुड़ी जियोपॉलिटिक्स में एक सॉफ्ट पावर वेपन हाथ लगेगा, जिसके सहारे वो फ्यूचर में अपने लिए एडिशनल लेवरेज गेन कर सकता है। यही कारण है कि इजिप्ट शुरू से ही बेन गुरियन कनाल के डेवलपमेंट को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए रोकने की कोशिश कर रहा है, और रिसेंट इंसिडेंट्स के बाद उसका ये तर्क है कि इस कनाल के डेवलपमेंट से गाजा की नेचुरल डेमोग्राफी पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। और दरअसल जब साल 2021 में इजराइल ने बेन गुरियन कनाल का रूट प्रपोज किया था, तो उसका ये कहना था कि इस पैसेज की शुरुआत गल्फ ऑफ अकाबा के सदर्न एंड से होगी, जिसके बाद ये पैसेज इजराइल की पोर्ट सिटी इलेट से होते हुए इजराइल जॉर्डन बॉर्डर के सहारे आगे बढ़ेगा। अराबा वैली पहुंचने के बाद इस रूट का नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स नेगेव माउंटेन्स और जॉर्डेनियन हाईलैंड्स के बीच से होते हुए निकलेंगे, जहां से आगे बढ़ते हुए ये डेड सी पहुंचेगा, और इसके बाद नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव करते हुए गाजा स्ट्रिप के सहारे ये रूट अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी मेडिटेरेनियन सी के साउथ वेस्टर्न एंड पर खत्म होगा। यानी इस दौरान इस पैसेज से ट्रैवल करने वाली शिप्स को लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जो स्विस कनाल के मुकाबले इन वेसल्स की जर्नी को कुछ 110 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर देगा। लेकिन इजराइल की माने तो ये 110 किलोमीटर की एडिशनल जर्नी कार्गो शिप्स को स्विस कनाल के बजाय इस रूट को एक्सेस करने से डीमोटिवेट नहीं करेंगी, जिसका कारण है बेन गुरियन कनाल की विड्थ, जो उन वेसल्स के लिए जीवनदान होगी जो फिलहाल स्विस कनाल द्वारा इम्पोज साइज रिस्ट्रिक्शन के चलते इस वाटरवे का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। करंट क्राइटेरिया के हिसाब से स्विस कनाल से पास होने वाली बिगेस्ट शिप का ड्राफ्ट 66 फीट और बीम 254 फीट तक ही हो सकती है, लेकिन इजराइल का क्लेम है कि क्योंकि बेन गुरियन कनाल विड्थ और डेप्थ में स्विस कनाल से बड़ी होगी, इसीलिए इन मेजरमेंट से बड़े वेसल्स भी इस रूट को इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे तो बेन गुरियन कनाल भी स्विस कनाल की तरह ही डबल साइडेड कनाल सिस्टम से लैस होगी, जहां एक साइड से इंडियन ओशन से आने वाली शिप्स को मेडिटेरेनियन सी की तरफ और दूसरी साइड से मेडिटेरेनियन सी से आने वाली शिप्स को इंडियन ओशन की तरफ भेजा जा सकेगा। लेकिन विड्थ और डेप्थ में कनाल स्विस कनाल सिस्टम से बड़ा होगा। बेन गुरियन कनाल की विड्थ करीब 200 मीटर और डेप्थ करीब 50 मीटर्स की होगी, जो इसकी डेप्थ को स्विस कनाल से 10 मीटर ज्यादा बड़ा बनाता है। इसका मतलब फिलहाल दुनिया में मौजूद बिगेस्ट शिप्स जिनकी लेंथ 300 मीटर और विड्थ 110 मीटर होती है, वो भी इस पैसेज से इजीली पास हो सकेगी। और साथ ही इजराइल ये भी क्लेम कर रहा है कि ये पैसेज स्विस कनाल की तरह ब्लॉकेड फ्री होगा, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा वेसल्स यहाँ से मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच पाएंगे। स्विस कनाल ऑलरेडी कई दफा अपनी लिमिटेड साइज की वजह से ब्लॉकेड का शिकार हो चुका है, और रिसेंटली साल 2021 में ऐसे ही एक इंसिडेंट की वजह से इस वाटरवे को 6 दिन के लिए बंद करना पड़ा था। इजराइल का यह भी दावा है कि क्योंकि बेन गुरियन कनाल की साइड वॉल्स स्विस कनाल की तरह सैंड मेड नहीं बल्कि रॉक या स्टोन मेड होगी, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट स्विस कनाल के मुकाबले काफी कम होगी, जिसके चलते यहाँ से पास होने वाले वेसल्स को कम ट्रैफिक या टोल पे करना पड़ेगा, और कार्गो वेसल्स के लिए ये स्विस कनाल के मुकाबले एक चीपर ऑप्शन बन जाएगा।
इसका मतलब साफ है कि अगर इसराइल अपने आधे भी क्लेम्स को हकीकत में तब्दील कर पाता है तो बेन गुरियन कनाल अपने डेवलपमेंट के बाद इस पूरे रीजन में स्विस कनाल की मोनोपोली को काफी हद तक कम कर देगी। और यही कारण है कि इजिप्शियन अथॉरिटीज का मानना है कि बेन गुरियन कनाल का डेवलपमेंट फ्यूचर में स्विस कनाल को ओवरशैडो कर सकता है, जिससे इजिप्ट मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना अपर हैंड खो देगा। और यही कारण है कि वो इनडायरेक्ट चैनल से गाजा में हो रहे हमलों को बेन गुरियन कनाल से जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि इस तरह प्रोजेक्ट को डिले किया जा सके। दरअसल 2021 वाले प्लान के हिसाब से दोस्तों बेन गुरियन कनाल को डेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचना था, लेकिन इस प्लान के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए इसराइल को नेगेव डेजर्ट समेत रूट में आने वाले एक बड़े हिस्से को कट करके अपनी आर्टिफिशियल कनाल का फाउंडेशन ले करना होगा। ये टास्क इतना चैलेंजिंग है कि अर्ली 60s में यूएस ने इस काम को करने के लिए 520 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का आइडिया इसराइल को प्रपोज किया था। और यही कारण है कि इसराइल बेन गुरियन कनाल को इस रीजन के बजाय कहीं और से बाईपास करने के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है और उसकी यही तलाश गाजा स्ट्रिप पर जाकर समाप्त होती है। इसराइल का मानना है कि अगर वो बेन गुरियन कनाल को गाजा स्ट्रिप से पास होते हुए बाईपास कर दे तो उससे इसे कई सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि ऐसा करने से इसराइल की प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो फिलहाल 55 से 100 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है उसे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकेगा। और इसी तरह ऐसा करने से ऐसी कई इंजीनियरिंग डिफिकल्टीज को रिजॉल्व नहीं करना होगा जो डेड सी वाले प्लान से जुड़ी हुई हैं। इन सब के अलावा अगर बेन गुरियन कनाल का रूट गाजा स्ट्रिप से होते हुए जाएगा तो इससे शिप्स का ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस होगा, जो इस कनाल को स्विस कनाल की तरह क्विक एंड रोबस्ट बना देगा। असल में यही कारण है जिनके चलते इसराइल बेन गुरियन कनाल को गाजा से होते हुए पास कराना चाहता है। दोस्तों गाजा या गाजा स्ट्रिप इसराइल इजिप्ट बॉर्डर पर मौजूद एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जिसे कई एक्सपर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन क्लेम करते हैं, जहां एक तरफ हमास और दूसरी तरफ इजरायली इंटरेस्ट के बीच गाजा के लाखों सिविलियंस डर और दहशत की चक्की में पिसने को मजबूर हैं। पिछले साल अक्टूबर 2023 में जब इजराइल ने हमास के अटैक का जवाब देते हुए इस रीजन पर सीरीज ऑफ अटैक्स का बिगुल बजाया था, तब यहाँ करीब 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस रह रहे थे, लेकिन महज 9 महीनों में ही यहाँ की पॉपुलेशन 90% तक डिक्रीज हो चुकी है और इजरायली एयर स्ट्राइक से परेशान होकर अब यहाँ के ज्यादातर लोग माइग्रेट कर चुके हैं। ऐसे में कई लोगों को यह भी डर लग रहा है कि अगर इजराइल इसी तरह इस एरिया में हमास को खत्म करने के नाम पर बॉम्ब गिराता रहेगा तो शायद गाजा की डेमोग्राफी एक नेवर रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल स्टेट में चली जाएगी, जिसका खामियाजा गाजा की आम जनता को चुकाना होगा। कंक्लूजन दोस्तों, गाजा में की जा रही एयर स्ट्राइक्स और बेन गुरियन कनाल के डेवलपमेंट में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं ये प्रूव करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन करंट डेवलपमेंट को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर इजराइल बेन गुरियन कनाल को लेकर इस दफा सीरियस है तो उसे गाजा स्ट्रिप को अपने कंट्रोल में लाना होगा। और उसके प्रेजेंट एक्शंस को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस काम को पीसफुल मैनर में कंडक्ट करने की सोच रहा है। यानी हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच अब बेन गुरियन कनाल के इस मुद्दे ने गाजा के सिविलियंस के लिए मुसीबतों के ऐसे बांध का दरवाजा खोल दिया है जो अपने साथ संकट का नया सैलाब लाने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर? जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। क्या आपको भी लगता है कि बेन गुरियन कनाल का डेवलपमेंट गाजा की फेट को डिसाइड कर रहा है? हमें आपके इंटरेस्टिंग ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का और मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।